हेलो। आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर? नहीं नहीं, जो भी अब न्यू बच्चे आएंगे क्या करना है, सीधे नीचे बैठाना है, ठीक है। हाय। तो देखिए, आज हमने सोचा ये है कि जो भी आपका डिस्कशन होगा मैं आपसे सीधे तौर पे क्या करूँगा, बातें करूँगा। इसलिए मैं बातें करूँगा ताकि मैं आपसे एक तरह से क्या हो जाऊँ, रूबरू हो जाऊँ, ठीक है। और आपसे जब मैं रूबरू हो जाऊँगा तो आप लोगों से भी रूबरू हो जाऊँगा, ठीक है। और ये कुछ सोलो करना है। सोलो मतलब कि वीडियो के सामने बैठ के हम अकेले ही कर रहे हैं, सोलो क्विज करना है। और सिर्फ जैसे आप लोग बैठ कर देख रहे हो वैसे यूट्यूब पे भी भाई लोग देखेंगे बैठ कर के। देखिए, कोशिश मेरा ये रहेगा कि मैं लगातार मतलब ये क्विज कराते रहूं। अभी तो फ़िलहाल भौतिक विज्ञान का क्विज चल रहा है, और क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, फिर उधर पढ़ाना पढ़ाना होता है, फिर इधर पढ़ाना होता है, तो फिर समय उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप सबकी क्विज मैं कराते रहूँ, ठीक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, 1 से 20 तक हो गया था हम लोग थी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग भौतिक विज्ञान टाइप 1। टाइप 1 में हम लोगों ने 1 से 20 तक कर लिया था। आज हम लोग करेंगे 21 से आगे, जहाँ तक हो जाए, ठीक है, टाइप 1 का ही। तो देखिए, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर एम टी प्लस सी द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है एक समान चाल के साथ, एक समान वेग के साथ, एक समान त्वरण के साथ, परिवर्ती त्वरण के साथ। यानी कि एक समय मान लीजिए कि आपके पास एक होता है ना कि एक ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्षैतिज होता है। तो ऊर्ध्वाधर पे हम क्या करते हैं, वेग को लिख देते हैं, और जो क्षैतिज होता है उस पर क्या लिख देते हैं, हम लोग समय लिख देते हैं। तो वेग और समय का ग्राफ हमें क्या देता है, वेग और समय का ग्राफ हमें त्वरण देता है। क्या देता है, त्वरण। अगर वही हम बात करेंगे कि चाल और समय का ग्राफ हमें क्या देता है, वेग देता है। क्या देता है, वेग देता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी कण का वेग समय ग्राफ इक्वल टू एम टी प्लस सी है। तो बताइए कि इसमें कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3, 21 का 3 होगा, एक समान त्वरण के साथ, ठीक है। अगर यहीं पे यही क्वेश्चन दिया रहता, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर आप लोग इस डिस्कशन में आ चुके हैं तो चुपचाप मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ आप इतना कर लीजिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपका लगभग तैयारी, ये जो एसएससी का है ना, एसएससी का है, लगभग हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में बातें समझ आती है, ठीक है। हाँ, तो मैं कहा था, अब यदि देखिए दूसरा क्वेश्चन यही रहता कि यदि किसी कण का चाल समय ग्राफ y इक्वल टू एम टी प्लस सी द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है। तो कैसा चलेगा कण, एक समान वेग के साथ क्या होगा, चलेगा। दूसरा क्वेश्चन में बनाया है अभी यहीं पे, ठीक है। तो चलिए 22, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। लैंप देखे हैं, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है नीचे से ऊपर, उसको क्या बोला जाता है, केशिका नली। कल ही हम बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में कि जो चढ़ेगा उतरेगा उसका फार्मूला होता है 2t cos थीटा बाई आर डी जी। और रेडियस पे डिपेंड करेगा कि कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा। मान लीजिए कि हमने बात, ये मान लीजिए कि बात ये है, क्या है, और ये मान लीजिए कि मेरा बात ये है और इसका रेडियस ये है ना, रेडियस। तो इस पे जाना है तो रेडियस पे डिपेंड करेगा। मैंने मोटा ले लिया तो फिर ज़्यादा तेल चढ़ेगा, ज़्यादा तेल मतलब वो चढ़ेगा या उतरने का काम करेगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है किस पे होता है, तो ये होता है केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण, केशिकीय परिघटना के कारण या केशिका नली के कारण। समझ में आ गया। देखिए 23, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है, विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है, वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। पहली बात, असमान वेग है, वेग आपका एक समान नहीं है। तो जब मान लीजिए कि वेग एक समान नहीं है, वेग एक समान रहता है, वेग एक समान रहता है, तो त्वरण का वैल्यू क्या होता है, वेग एक समान रहेगा तो त्वरण का वैल्यू क्या होगा, जीरो के समान होगा। और वही जब वेग जब मतलब वेग आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, एक समान नहीं रहेगा, तो त्वरण क्या होगा, क्या होगा राजू, त्वरण क्या होगा। जब वेग तुम्हारा ये रहेगा, एक ये तुम्हारा वेग असमान रहेगा तो 2 4 6 क्या होगा वेग, मतलब कुछ ना कुछ उसका त्वरण का वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। क्या होता है? विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, मतलब नॉन लीनियर। ठीक है। अब देखिए 24, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। न तो हम द्रव्य को बना सकते हैं, न ही द्रव्य को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, न ही उसे हम विनाश कर सकते हैं। तो ये कौन बताता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ले सेतेलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परासरण का नियम। तो क्या होगा? ये ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। ठीक है। और 25, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? जिसमें मास आए और जिसमें क्या आ जाए बाबू, एनर्जी आ जाए। तो किसका सिद्धांत है? क्वांटम सिद्धांत है? नहीं है। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है? हाँ, तो ये है। ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, ये भी नहीं है। और सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, तो ये भी नहीं है। तो ये क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी आपसे कोई भी पूछेगा तो इसका क्या होगा? सापेक्षता का समान सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है। 26, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। जो तेल की बूंदें होती है पानी पर फैल जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पृष्ठीय तनाव के कारण। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। हम आपको कल बताए थे कि जो भी छोटा वस्तु जब है पानी के ऊपर रहेगा, किसी भी द्रव्य के ऊपर रहेगा, किसके कारण? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। और वही जब बड़ा वस्तु आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बायोन्सी फोर्स, मतलब आर्किमिडीज का नियम आ जाएगा। कल हम बताएंगे, आप लोग कर नहीं देखें पहला टाइप तो पहला टाइप देख लीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये पूरा मैं यहाँ पे तो कराने वाला हूँ ही। अगर आप इसे कर लेते हैं ना तो जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आया हुआ है ना, A to Z आपका सॉल्व होगा, A to Z सॉल्व होगा। सोचना ही नहीं है। अब तो इसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा कर दिया है एग्जामिनेशन में, अंडरस्टैंड? ठीक है। तो पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पिक्नोमीटर मापने का जो यंत्र का उपयोग किया जाता है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग आपका घनत्व मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए? घनत्व। तो आप इसे याद कैसे कीजिएगा? पिघल, पी से पिक्नोमीटर, घ से घनत्व, पिघल 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 पिघल, पी से पिक्नोमीटर, घ से घनत्व। अब देखिए दूसरा ऑप्शन में इसमें यह है, सौर विकिरण की तीव्रता किस यंत्र के माध्यम से मापेंगे? तो सौर विकिरण की तीव्रता यानी कि हम मापेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन। किससे? ऐश्वर्या राय से। तो ऐश्वर्या मतलब ए से एक टीनोमीटर, एक टीनोमीटर से क्या नापेंगे हम? स से सौर विकिरण की तीव्रता। और आप लोग ये समझते हैं भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं? तीव्रता भूकंप की सिस्मोग्राफ। ठीक है। चलिए अब देखिए 28, पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन है? एनीमोमीटर। कौन सा है? एनीमोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है? जलयानों में क्या करेगा? समय को मेजरमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, क्रोनोमीटर का। ठीक है। अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है प्रयोग। किसको किसका उपयोग किया जाता है? कौन सा मतलब उपकरण का? तो अल्टीमीटर का। ठीक है। 29, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूटन ने दी थी। किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण, यानी कि गुरुत्व के कारण जो आकर्षण लगेगा उसका नियम का परिभाषा किसने दिया था? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि यूनिवर्स में कोई भी दो वस्तु है, उनके बीच लगने वाला फोर्स उन दोनों मास के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उनके बीच का दूरी का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं ना कि F इज इक्वल टू G m1m2/r²। तो जो G का वैल्यू होता है कितना होता है? 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो इसे आप याद रख लीजिएगा, ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? कैपिटल G का 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। हो गया याद? चलिए ठीक है। 30, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि ऊंचाई में कमी से वायु दाब घट जाता है, वजन में कमी से वायु दाब घटता है। गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से क्या होता है? यानी कि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से क्या होता है? कम होता है। तभी तो ऊपर क्या चलते चलते चला जाता है। ठीक है। 31,
यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो अपेक्षिक आर्द्रता क्या होगा। सहसा जब भी वृद्धि आपसे पूछे और जब भी अपेक्षिक आर्द्रता का बात करें तो क्या होगा, उसका घट जाएगा। ठीक है, अपेक्षिक आर्द्रता। और मैं आपसे पूछूं कि अपेक्षिक आर्द्रता का बताओ डायमेंशन क्या होगा, तो कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है। ना इसका कोई यूनिट होता है ना इसका कोई डायमेंशन होता है। ठीक है, चलिए 32। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं। कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का ना होना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में आप गए हैं और कक्षा में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है, भारहीनता। तो क्या है उसका, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 2। 32 का 2 सही होगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बिल्कुल कमेंट करने के लिए आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं। मैं उसे ट्राई करूँगा कि बोर्ड पे बताऊँ जब भी मुझे समय मिलेगा तब। ठीक है। 33। पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं। पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रातों में पूरा एकदम ठंड लग रहा है तो क्या हो जाएगा, पाइप के अंदर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पाइप के अंदर वाली पानी हिमीकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाते हैं। पहले मान लीजिए कि सामान्य रूप से पानी जा रहा है और जिम्मे देखा ही ठंडा आ गया तो लगेगा जमने। क्या होने लगेगा, जमने होने लगेगा, मतलब जमने लगेगा, फ्रीजिंग होने लगेगा। करते 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 जब एक संगे बटोराएगा, पहले तो सब जा रहा था एकदम, और लगेगा बटोराने तो क्या हो जाएगा, पाइप तुरंत से फाड़ देगा, मतलब फट जाएगा पाइप। समझ में आया। अब देखिए 34। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि पत्थर पैराशूट से भारी है। पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है। पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है तब वायु का प्रतिरोध अधिक है। 34 का आंसर क्या होगा, 3 होगा। पैराशूट के जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए उसको कौन रोकेगा, तो उसको रोकेगा वायु का प्रतिरोध। ठीक है, वायु क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो जब वायु रोकेगा तो उसे क्या बोलेंगे, वायु का प्रतिरोध कैसा होगा, अधिक होगा, कम होगा, अधिक होगा, तभी तो रुका रहेगा ज़्यादा देर तक। ठीक है। 35 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। रबड़ है, गीली मिट्टी है, प्लास्टिक है, स्टील है। तो इसमें कौन है, स्टील है। रबड़ हल्का फुल्का ना के बराबर है, गीली मिट्टी, प्लास्टिक तो कौन है, स्टील है। मतलब कंपेयर में सबसे ज़्यादा इसमें किस में है, स्टील में है। ठीक है। 36 वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर, वायु की उत्प्लवता के आधार पर, पवन द्वारा पैदा किया गया प्रक्षोभ के आधार पर, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। तो इसमें कौन होगा, वायु की उत्प्लवकता के आधार पर। किसमें, 36 का 2। कौन सा का, 36 का 2। अब चलिए 37। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। कोणीय चाल, अब मुझे बताइए कि कोणीय चाल होता क्या है। कोणीय चाल या कोणीय वेग होता क्या है, जब रेखीय गति के दौरान जो हम रेखीय गति कर रहे होते हैं और जो कोण बन रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय वेग, ये कोणीय चाल, कोणीय वेग। तो कोणीय चाल या कोणीय वेग बराबर θ/t हो जाता है। क्या हो जाता है, θ/t। समझ में आया। तो इसे कह सकते हैं ओमेगा = 2π/t। एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो कितना होगा, 360, और 360 को तोड़ेंगे तो 2 × 180/t, और 180 को क्या बोला जाता है, पाई, तो 2π/t। तो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दे। इसमें ऑप्शन 3 होगा। अपने एक साथ मिला ले, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपना हाथ ऊपर उठा ले, फिर तो और गड़बड़ होगा। अपना हाथ बाहर की ओर फैला दे। अपना हाथ कैसे, बाहर की ओर
फैला दे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए, नहीं गलत है। तो 37 का 3, 37 का 3, 37 का 3 ही। ठीक है, 38, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक। ओ, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद की हवा में सीधा ऊपर फेंकता है। गेंद गिर रही, मान लो कि ऐसे हम जा रहे हैं, कार पे बैठे हैं और हमने ऐसा फेंक दिया। हमने ऐसा क्या किया, फेंका, और कार पूरा स्पीड से जा रहा है। तो बॉल कहाँ गिरेगा? मेरे पास तो गिरेगा नहीं, क्योंकि कार तो आगे जा चुका होगा। तो कहाँ? मेरे पीछे गिरेगा। ऑप्शन दिया है, देखो ऑप्शन क्या दिया, उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में, तो उसके पीछे। 38 का क्या होगा आंसर? 1। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। क्या करते हैं कि जब सेम मॉलिक्यूल के अणु जब पास पास रहते हैं तो क्या करते हैं, अपने पास सटना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सहसंजक बल। क्या कहते हैं? सहसंजक बल। और जब अलग अलग होंगे तो उसे क्या कहेंगे? असंजक बल। ठीक है, अब ये हुआ कि पानी के निकालने पर मतलब शेविंग ब्रश के बाल जो आपस में चिपक जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव, उसमें पानी रहता है और पानी अपने पास आते रहता है। हम लोग नहाते हैं तो नहीं, हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जो पानी है ना, अपने पास लगता है सटने, अपने पास लगता है एक दूसरे को बुला करके सटाने, होता है ना जी। तो किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। समझ में आया? कल ये हम बताए थे कि पृष्ठ तनाव होता क्या है, तो पृष्ठ तनाव के बराबर होता है बल बटा लंबाई। इसका जो डायमेंशन होता है M t - 2 होता है। बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। समझ में आ गया? हाँ, तो किस क्वेश्चन में थे भैया हम? सभी मूल 40 क्वेश्चन में आइए। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल कौन सा बल है? देखिए ऑप्शन, गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल। सभी मूल बलों में से सबसे दुर्बल बल कौन है? तो एक ट्रिक है, न्यूज। एन से न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय। सबसे मजबूत बल कौन सा है पूरे ब्रह्मांड में? तो न्यूक्लियर है। तो एन। ई से इलेक्ट्रोस्टैटिक, ई से इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहला आपका न्यूक्लियर, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? चुंबकीय हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन होगा? बताइए आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, इसका क्या होगा? इसका होगा गुरुत्वीय बल। समझ में आ गया? सबसे वीक फोर्स यही होगा, सबसे दुर्बल, सबसे कमज़ोर। ठीक है। 41, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? वायु के कम दाब के कारण, न्यून तापमान के कारण, ओजोन के कारण, उच्च आर्द्रता के कारण। तापमान का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ओजोन का कोई मतलब नहीं बनता है, आर्द्रता का कोई बात ही नहीं है। तो क्या होगा आंसर? 41 का आंसर होगा पहला, वायु के कम दबाव के कारण। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है? दबाव घटते चला जाता है। ठीक है। 42, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? सशक्त बल कौन है? 42, हम क्या बताए थे ट्रिक? न्यूज। एन मतलब न्यूक्लियर, न्यूक्लियर का हिंदी क्या होगा? नाभिकीय। क्या होगा? नाभिकीय। तो 42 का क्या होगा? 3, नाभिकीय बल। 43, अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सादा एक समान रहता है? तो किसी वस्तु की लंबाई, समय, आकाश। तो प्रकाश का वेग क्या रहता है? प्रकाश का वेग। ठीक है। 44, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। मान लो तुम्हारे जैसा कोई है चल गया एकदम पूरा, कहाँ पे? किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया, अंतरिक्ष यात्री बन के चल गया, चम्मच से गिरा दिया, तो क्या होगा? कि इसका आंसर होगा 44 का 3, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो फिर मैं बता रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करके हम मतलब ये बिल्कुल बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है, थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। तो मैं पूरी ट्राई करूँगा कि उस क्वेश्चन को मैं क्या करूँ, समझाऊँ। समय मिलने पर मैं आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेज होती हैं, फिर उसके बाद भी अपना कुछ रहता है मतलब, तो यही समय मिलेगा मैं ट्राई करूँगा। अभी मुझे समय मिला है तो मैं कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। 45, जब किसी वस्तु को
पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? द्रव्यमान बदल जाएगा परंतु भार उतना ही रहता है, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान का रहेगा भैया, का रहेगा भैया, द्रव्यमान क्या रहेगा भैया, उतना ही रहेगा, भार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो 45 का 2, भार का क्या होगा? ऐसा यूनिट न्यूटन, और द्रव्यमान का किलोग्राम, यानी कि जो किलोग्राम होगा हमेशा किलोग्राम में ही रहेगा, जो न्यूटन होगा, जो बल होगा हमेशा क्या होगा? कहीं भी ले जाएंगे तो बदल सकता है, इसमें चांस है। समझ में आ गया? ठीक है। भार और द्रव्यमान में अंतर है कि भार हमेशा बदल जाएगा और द्रव्यमान कहीं नहीं बदलेगा। द्रव्यमान, अब इसको कैसे याद कीजिएगा? मैं मानता हूँ कन्फ्यूजन होता होगा। द्रव्यमान माने मान, द्रव्य, मान द्रव्य, तो ये बोलेगा कि हमको मान कि हम द्रव्य हैं, यानी कि हम बदलने वाला कहीं पे नहीं है, जो मेरा वैल्यू है वही रहेगा। और ये क्या है? भार। ये बोल रहा है कि भार, जितना हम पे भार दोगे उतना हम क्या हो जाएंगे? बदलते चले जाएंगे। तो समझ में आ गया? भार का क्या हमने बताया? न्यूटन, और द्रव्यमान का क्या बताया हमने? किलोग्राम। समझ में आया क्या? ठीक है। द्रव्यमान जब का मास होता है कैसा होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। 46, निम्नलिखित में कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? गोता लगाने का बोर्ड, पुल, झुमाझुमी, सीसॉ, साधारण तराजू। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम तो किसका है? पहला तो नहीं होगा, दूसरा ये होगा, दूसरा पुल क्या हो जाए? कैंटिलीवर बीम का ये एग्जाम्पल है। सीसॉ, सीसॉ क्या है? ये लीवर का भी, ये भी लीवर का एग्जाम्पल, लेकिन किसका है? फर्स्ट, प्रथम उत्तोलक का है। प्रथम उत्तोलक में क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? फलक्रम बीच में होता है। फलक्रम क्या होता है? बीच में होता है। लोड और एफर्ट किनारे किनारे होते हैं। सीसॉ, झूला नहीं देखे आप लोग? पार्क में गए हैं? पार्क में एक तरफ आदमी ऐसे बढ़ जाता है और बीच में यहाँ से नहीं घूमने वाला होता है, उसको क्या बोला जाता है? फलक्रम। फलक्रम मतलब अलम्ब, और एक उधर बैठ जाता है। आप नीचे आते हैं तो फिर वो उधर वाला मतलब ऊपर उठ जाता है, जब उधर वाला नीचे जाता है तो आप ऊपर चल जाते हैं। ऐसे ही आदमी मजा लेते रहता है पार्क में जा कर के। समझ में आया? ठीक है। 47, चावल पकाना कठिन होता है। पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे, कहीं भी एक जैसा। तो कहाँ पे कठिन होगा चावल पकाना? तो 47 का एक, पर्वत के शिखर पर। 48, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? स्वच्छ जल, नमकीन जल, मरकरी, पेट्रोल। तो क्या होगा? पेट्रोल। घनत्व सबसे कम होता है किसका? पेट्रोल का। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में दिया है। पहला क्या दिया था? स्वच्छ जल, नमकीन जल, मरकरी। यानी कि मरकरी का जो घनत्व क्या है? ज़्यादा है। किसका अपेक्षा? पेट्रोल। नमकीन का, स्वच्छ जल का ज़्यादा है। किसके कंपेयर में? तो पेट्रोल के कंपेयर में। और ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2009 में। ठीक है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाए। हम भी ऊपर चल गए, कोई एक और ऊपर चल गया, तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले हम क्या ले लिए? हम ले लिए पनिया, ले लिए कोई पंखा ले लिया। ठीक है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाए तो छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है। छोटा पत्थर, अब यहाँ पे पत्थर ले लिया है, यहाँ पे क्या ले लिया? पत्थर। तो एक छोटा पत्थर, एक बड़ा पत्थर है, तो छोटा पत्थर ज़मीन पे, आदमी बोल देता है कि भारी पत्थर ही पहले पहुंच जाएगा, यानी कि बड़ा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचता है। दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुंचते हैं, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो दोनों पत्थर एक साथ ज़मीन पर क्या होगा? पहुंचेंगे। तो ऑप्शन कौन होगा? 49 का 3। 49 का ऑप्शन होगा 3, क्योंकि हम जब ऊपर से कोई भी वस्तु को गिराते हैं तो उसका त्रिज्या, उसका आकार और उसका द्रव्यमान पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं होता है। त्रिज्या, द्रव्यमान, त्रिज्या, द्रव्यमान, आकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? 50, दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? आयतन प्रति बल के साथ आयतन विकृति का, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति का, अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का, तनन प्रतिबल के साथ तनन विकृति का। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? 2 होगा। आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति का। विकृति कैसा क्वांटिटी है? आप लोग कमेंट सेक्शन में मतलब जा करके बताइएगा कि विकृति का बीमा क्या होगा और यूनिट क्या होगा। ठीक है।
चलिए 51, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पे होती है? ध्रुव पे होती है। कहाँ पे होती है? ध्रुव पे होती है। ठीक है। 52, बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त अर्रे बढ़ाती हैं, क्या बढ़ाती हैं? जड़त्व आघूर्ण, मतलब आघूर्ण, घूमने की जो जड़त्व है उसी क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। कौन? अर्रे। ठीक है। 53, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, वह थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, वह उसी स्तर पर रहता है, वह जिस द्रव्य से बना उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 53 ऑप्शन विल बी 1, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। जब भी कोई छोटका चीज़ बड़का चीज़ में जाएगा तो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। और क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नदी से समुद्र में जाएगा तो अपने सतह से क्या होगा? हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा? हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। और जब समुद्र से नदी में आ जाए तो क्या हो जाएगा? हल्का सा नीचे हो जाएगा। समझ में आ गया? 53, क्या 2 क्वेश्चन हुआ। 54, असमान द्रव्यमान वाले 2 पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या घटित होगा? भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, उनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक मतलब जा सकता है। तो 54 का क्या ऑप्शन होगा? 3। हमने क्या बताया कि ये द्रव्यमान पे इफेक्ट पड़ने वाला कोई नहीं है, तो दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। 54 आपको तो बता देना चाहिए, आपने बताया ताली। 54 का क्या होगा? 3। 55, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? आसवन द्वारा, वाष्पन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। तो इसमें क्या होगा? आसवन द्वारा। जब क्या होता है कि 2 द्रव को लिया जाता है जिसका क्या होता है? क्वथनांक काफ़ी उसमें मतलब डिफरेंस होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। हम क्या करते हैं? उसको पहले बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग करने के बाद क्या हो जाता है? एक जगह जा कर के जमा हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग उसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद उससे हम एक साथ अपना प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है इसे हम कहते हैं आसवन। इसे क्या कहते हैं? आसवन। ठीक है। 56 आइए, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? दौड़ रहा है तो कहाँ होता है? उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में, शरीर के बाईं ओर। तो उसके पैरों के आगे होगा, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? मेटा सेंटर। 57, वायुमंडल हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, मतलब वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे रहती है? गुरुत्व के द्वारा, पवनों द्वारा, बादल द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। किसके द्वारा? 57 का 1 गुरुत्व के द्वारा। 58, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। बॉल बेयरिंग का काम क्या है? घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, मात्र सुविधा के लिए। बॉल बेयरिंग का काम होता है घर्षण को कम करने के लिए। पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो बढ़ाना है। चौथा तो होगा नहीं, सुविधा के लिए भी नहीं होगा। अब देखिए घर्षण होता क्या है? घर्षण को हम क्या कहते हैं? क्षयकारी या क्षीणकारी बल कहते हैं। ये काम कैसा करता है? नेगेटिव करता है। जो घर्षण बल होता है इसका कहीं ना कहीं 3 टाइप के मतलब ही सिमट जाता है, 3 टाइप में आ जाता है। पहला स्थितिक, दूसरा गतिक, तीसरा सीमांत। सीमांत घर्षण किसे कहते हैं? जो अंत तक लगे, मतलब कोई भी सिचुएशन है ना, अगर हमें यहाँ बैठे हैं, हमको ऊपर तक मतलब यहाँ से उठ करके ऊपर से मतलब नीचे जाना है, यहाँ हमें उठना है, तो अंत तक क्या लगेगा? घर्षण लगेगा। तो उसे क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण। और जो गति घर्षण होता है उसमें 2 हो जाता है पार्ट, सर्पीय घर्षण बोलिए या गतिज घर्षण बोलिए। सर्पीय घर्षण या गतिज घर्षण, जैसे हम साइकिल होता है ना, उसमें ताला मार देते हैं ना और उसको आगे लेके चला जाता है ना, तो घसीटा के जाता है, होता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आना तल पर जब कोई भी वस्तु आगे फिसलने के मतलब तरफ अग्रसर होती है तो उस पर जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज घर्षण या कहते हैं या सर्पीय घर्षण कहते हैं। समझ में आया? और इसका दूसरा टाइप क्या है कि आपका ये गतिज हो गया, गतिज मैंने सर्पीय बोल दिया। तो बेलन घर्षण, तो बेलन घर्षण क्या होता है कि आप देखे होंगे कि हम मतलब कि कोई वस्तु जब लौट रही होती है, मतलब क्या रोलिंग कर रही होती है, रोलिंग, तो ऐसे लुढ़क रही होती है तो उसको क्या कहते हैं? लोटनी घर्षण बोलते हैं। तो जब जा रही होती है तो उस पर कौन सा लगेगा? उसको हम कौन सा बोलेंगे? फ्रिक्शन। उसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन। क्या? लोटनी फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया? स्थितिक घर्षण, स्थिति के कारण जो घर्षण लगेगी उसे हम क्या कहेंगे? स्थितिक घर्षण कहेंगे। तो अब आप क्वेश्चन ये बताइएगा कि पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होगा? गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, गतिज को सर्पी, ठीक है,
गतिज को हम क्या बोलेंगे? सर्पी घर्षण बोलेंगे। समझ में आ गया? 58। चलिए 59 समझ में आया ना? ठीक। धक्का स प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि वह भंगुर नहीं होता, उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, उसमें कोई तन्य गुण नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? उसकी जो प्रत्यास्थता क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए। 60। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में, बिंदुकों के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, उपयुक्त सभी। तो 60 का क्या होगा? पहला, आर्द्रता के रूप में। मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। ठीक है, तुम सबको कोई डाउट? ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट।